बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चरर हिस्ट्री तलस्लीम आपसे मुखातिब है। आज हमारा 15 ऑनलाइन लेक्चर है। इसका टॉपिक है यूरोप बिटवीन दी वार्स के बरआज़म यूरोप में, कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप में जो ममालिक थे उनके दरमियान कौन कौन सी जंगें हुई हैं उसके हवाले से हम देखेंगे। मेन जो वार्स हुई हैं वो वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई है 1914 में और ख़त्म हुई है 1918 में। 1914 में शुरू हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वार और 1918 में ख़त्म हुई है। इसी तरह सेकंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुई है और 1945 में ख़त्म हुई है। 1939 में शुरू हुई है सेकंड वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई है 1945 में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूरोप की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो जंगों में जो जिनके दरमियान जंगी होती रही हैं। जैसे जिसमें मेन कंट्रीज़ हैं जैसे इटली है। इटली के बाद आप देख सकते हैं टर्की है। टर्की यानी तुर्की है। तुर्की के बाद उसके बाद आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया के बाद ऊपर आप देख सकते हैं जर्मनी। जर्मनी के बाद आप देख सकते हैं फ्रांस। फ्रांस के बाद आप देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन के बाद आप जो है ये देख सकते हैं ये सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर। 1990 से पहले इसको यूएसएसआर कहा जाता था, यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ रशिया। तो उससे पहले उसके बाद अब इसको रशिया कहा जाता है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुई थी वो हुई थी ऑस्ट्रिया और इसके हवाले से सर्बिया के दरमियान। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के दरमियान एक बादशाह का कत्ल हुआ था और ऑस्ट्रिया ने बदला लेने के लिए जो है वो अपने जो मददगार उनके ममालिक थे उनको बुलाया था और सर्बिया ने अपने ममालिक को बुलाया था। इस तरह जो फ़र्स्ट वार हुई थी उसमें हम देख सकते हैं कि किन लोगों के दरमियान हुई थी, उसकी वजूहात क्या थी। देखें जो फ़र्स्ट वर्ल्ड वार है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फाउट बिटवीन द सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की एंड अलाइड पावर्स फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। तो अमेरिका भी बाद में इसमें शामिल हो गया। यानी ये किन के दरमियान थी? पहली जंग जो 1914 में शुरू हुई है और 1918 में ख़त्म हुई है। सेंट्रल पावर्स थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। यानी एक साइड पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, दूसरे साइड पर जो थी वो फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। बाद में इसमें इटली और अमेरिका भी शामिल हो गया। इस तरह ये अलाइड पावर्स कहलाती हैं, इत्तेहादी ताकतें कहलाती हैं, यानी फ्रांस, बरतानिया, रशिया, अमेरिका और इटली। अच्छा, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। जर्मनी हैड टू साइन ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी एट वर्सलीज विद द अलाइड फोर्सेस। तो आखिरकार ये जंग जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की हार गए थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जीत गए थे। इस पर जो है वर्सलीज में एक मुआहदा हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। तो उन्होंने मुआहदे के तहत ये था कि जर्मनी वाज डिमिलिटराइज्ड एंड इट हैड टू पे ह्यूज अमाउंट इन कंपनसेशन के मदावे के तौर पर उसकी जो मिलिट्री थी, जो आर्मी थी, ख़त्म कर दी गई थी और उसको एक बड़ी रकम अदा करनी पड़ी थी अमेरिका, बरतानिया, रशिया और फ्रांस को। उसके अलावा उन्होंने जर्मनी के हिस्से भी कर दिए थे, दीवारें बना दी थी और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के हवाले से वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वेहमर रिपब्लिक आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड एब्लिशन ऑफ द एम्पायर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर वाज सेट अप इन जर्मनी बट द वेहमर रिपब्लिक हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। वेहमर जो रिपब्लिक जो जर्मनी में थी उसके हवाले से उसको बहुत मुश्किलात पेश आ रहे थे। उन्होंने इस जो हवाले से जर्मनी में मुख्तलिफ निज़ाम जो थे हुकूमत के वो कभी एक शुरू हो जाता था, कभी दूसरा। इस वाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना किया। तो फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के दरमियान और सेकंड वर्ल्ड वार के हवाले से, फ़र्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के दरमियान जो दो निज़ाम आए हैं वो दो निज़ाम क्या थे? पहला था फैशिज़म। पहला क्या था? फैशिज़म, राइज़ ऑफ मुसोलिनी। अब इटली में यानी आपको मैंने बताया कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक थे जो जंग अव्वल और जंग दो में हिस्सा बनते रहे। जैसे जंग अव्वल में मैंने आपको बताया कि इटली, फ्रांस, रशिया, बरतानिया और अमेरिका इस साइड पर थे। तो इटली में जो निज़ाम गवर्नमेंट सिस्टम पैदा हुआ वो था फैशिज़म। फैशिज़म यानी फिस्तायत।
तो ये दरअसल ये कैपिटलिज़म की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। कैपिटलिज़म यानी सरमायादारा निज़ाम क्या होता है कि मुल्क में दो तबके होंगे, एक जो है वो कैपिटलिस्ट होगा और एक लेबर जो है वो तबका होगा। एक मज़दूर तबका होगा, दूसरा सरमायादार होगा। यानी तमाम हर वो इख्तियारात और जो पैसे और सरमाया जो होगा वो सरमायादारों के पास होगा, बाकी उनके रियाया होंगे, महकूम होंगे, उनके मज़दूर होंगे। उसके मुकाबले में जब सरमायादाराना निज़ाम की ख़ामियाँ और ख़राबियाँ सामने आने लगीं, लोग सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ हो गए, तो उसी की एक शक्ल जो है बिगड़ी हुई शक्ल फ़िस्तायत है। फ़िस्तायत भी दरअसल ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, लेकिन दरअसल ये सरमायादाराना निज़ाम की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। तो फ़िस्तायत है क्या? फ़िस्तायत क्या है? फ़िस्तायत दरअसल कम्स फ्राम द इटालियन टर्म्स फैसिको मीनिंग यूनियन ऑफ लीग। तो दरअसल जो फ़िस्तायत यानी फैशिज़म है, ये इटली से निकली है, इटालियन एक टर्म है, इसका मतलब है यूनियन ऑफ लीग। वांट्स टू हेल्प कंट्री रिगेन प्राइड बाय गिविंग इट ए हाइटेंड सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, कि इन्होंने कहा कि जज्बा कौमियत के तहत तमाम किस्म की जमातों को और इत्तेहादी यूनिटों को एक लीग में, एक यूनिट में, एक वाहिद जमात पे इकट्ठा कर लें। दूसरे अल्फाज में इन्होंने नेशनलिज़म की बात की है, लेकिन ये नेशनलिज़म था नहीं। इसमें भी कैपिटलिज़म के हवाले से बात की गई है कि कैपिटलिज़म सरमाया के हवाले से, कि सरमाया दरअसल चंद बाख्तियार लोगों के पास हो, ये वही बात हो रही है जो कैपिटलिज़म में थी। तो फैसिज़म को शुरू किसने किया है? फैसिज़म को शुरू किया है मुसोलिनी ने इटली में। इन 1925 स्टार्टेड मेंशन पीपल इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, ड्रामा, बैंड्स, ऑर्केस्ट्राज, libraries and theaters. In 1926, outlawed strikes. In 1927, proclaimed nation more important than individual. तो इस हवाले से ये मुख्तलिफ हवाले से इटली में इटली का हिस्सा बनता गया, उसका अदब हो या जंग हो, इस हवाले से ये इटली का हिस्सा बनता गया फैशिज़म के हवाले से। और एज मैंशन अर्लियर, इटली चेंज साइड्स जॉइन द एलीज इन 1915 विद द होप ऑफ गेन एडिशनल टेरिटरीज आफ्टर द वार, कि 1914 या 1914 से लेकर 1918 के दरमियान जो जंग अव्वल थी, इसमें इटली ने अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन किया था। अलाइड फोर्सेस यानी अमेरिका, बरतानिया, रशिया और फ्रांस को ज्वाइन किया था, ताकि अपनी सियासी क़ुव्वत में और अपनी फ़ौजी क़ुव्वत में हासिल कर सकें, हाँ, इस इजाफ़ा कर सकें। बेनिटो मुसोलिनी जो कि 1883 में पैदा हुआ और 1945 में फ़ौत हुआ, उसने ये फैसिज़म को हवा दी। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इम्ब्रोग्लियो दैट बेनिटो मुसोलिनो अज्यूम्ड पावर। टू थिंग्स हेल्प्ड हिम टू राइज फ्रॉम हिज हम्बल पोजीशन ऑफ ऑल प्रोवाइडेड सन ऑफ ए विलेज ब्लैकस्मिथ टू दैट ऑफ ए डिक्टेटर, कि दरअसल वो एक लोहार का बेटा था, ब्लैक स्मिथ का बेटा था, जो आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर बन गया और एक ऐसा डिक्टेटर बना जो इटली से ये फैसिस्तायत शुरू हुई और पूरे यूरोप में फैल गई। अच्छा, अब एग्जांपल्स ऑफ फैसिज्म क्या है कि इटली अंडर मुसोलिनी 1919 से 1943 में रहा है, पुर्तगाल अंडर सेलिसर रहा है, जर्मनी अंडर हिटलर रहा है, स्पेन अंडर फ्रैंको रहा है, अर्जेंटीना अंडर जॉन पेरोन रहा है, चिली अंडर पिनोचेट रहा है, इराक अंडर सदाम हुसैन रहा है, साउथ अफ्रीका अपार्थाइड राइम ऑफ ब्लैक्स फॉर ब्लैक्स। तो ये मुख्तलिफ ममालिक में, यानी स्पेन, जर्मनी, चिली, चिली तो खैर ये अमेरिका का एक जो है वो इलाका है। तो जर्मनी में, स्पेन में, इटली में ये फैसिज़म की मिसालें रही हैं। इसके अलावा अमेरिका, एशिया और साउथ अफ्रीका में भी इसकी मिसालें रही हैं। तो फैसिज़म फिर ये पूरे यूरोप, उसके बाद फिर पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वार 1 के बाद यूरोप के ममालिक की कंडीशंस क्या थी। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर हमें सामने आता है वो था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ये वो शख्स है जिसने जंग अज़ीम दोम में, जो कि इसके साथ हवाले से इसने बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया है। नाज़ी पार्टी इसने बनाई थी नाज़िज़म के हवाले से। तो नाज़िज़म क्या है? नाज़िज़म दरअसल एक पार्टी थी। सब्सिक्वेंटली हिटलर्स ऑर्गेनाइजेशन केम टू बी नोन एज द नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को शॉर्ट फॉर्म में नाज़ी पार्टी कहा जाता है। वी स्टूड फॉर एक्सट्रीम नेशनलिज्म कंबाइंड विद सोशलिस्ट फिलॉसफी। तो ये दरअसल जर्मनी में ये नाज़ी पार्टी बनाई गई है, हिटलर एडोल्फ हिटलर ने बनाई है।
और एडोल्फ हिटलर बज़ात ख़ुद एक गरीब घर से था। उसने एक पार्टी बनाई है जिसको नाज़ी पार्टी कहते थे। अच्छा, हिटलर बिलीव दैट द जर्मन्स वर प्योर आर्यंस बाय ब्लड एंड देयरफॉर फिट टू रूल ओवर द होल वर्ल्ड। वो कहते थे कि जर्मन ही असल में आर्या हैं और ये जर्मनी ही जर्मन के लोग ही ये इस बात की सलाहियत रखते हैं कि वो पूरी दुनिया पर फतह हासिल कर सकें और पूरी दुनिया पर कब्ज़ा कर सकें। इन 1919 द नाज़ी पार्टी वाज फाउंडेड। 1919 में नाज़ी पार्टी बनाई गई है। हिटलर कंडेम द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज़ में जो माहिदा हुआ था ये जर्मनी और अलाइड ताकतों के दरमियान, हिटलर ने उसकी मुखालफत की। उसने कहा कि जर्मनी को हथियार नहीं डालने चाहिए थे बल्कि आखिरी वक्त तक लड़ना चाहिए था। इस हवाले से he attacked the Jews in Germany saying that they were introduced and aliens. He called for a bold economic program for the rapid recovery of German economy. ये वो हिटलर ही था जिसने यहूदियों का कत्लेआम किया था। उसने कहा था कि यहूदियों ने दरअसल इत्तेहादियों का साथ दिया है जंग अज़ीम अव्वल में। जंग अज़ीम अव्वल मैंने आपको बताया कि 1914 से लेकर 1918 के दरमियान अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस और रशिया एक साइड पर थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की एक साइड पर थे। ज़ाहिर बात है जर्मनी को शिकस्त हो गई जिससे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज़ हुआ। अच्छा, अब जब 1919 में जंग अज़ीम अव्वल के बाद नाज़ी पार्टी बन गई तो नाज़ी पार्टी का जो सरबराह था एडोल्फ हिटलर, उसने यहूदियों को कत्ल करना शुरू कर दिया और तारीख़ में ये एक बड़ा कत्लेआम मशहूर है यहूदियों का। उन्होंने कहा कि आपने यानी यहूदियों ने अमेरिका, बरतानिया, रशिया का साथ दिया जिसकी वजह से जर्मनी को शिकस्त हुई है। एनकरेज्ड बाय मुसोलिनी सक्सेस इन इटली, हिटलर अटेम्प्ट ए कॉप फेल्ड एंड इट रिजल्टेड इन हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1923। इट वाज इन प्रिजन दैट हिटलर रोड हिज मेन काइम। हिटलर ने अपनी किताब भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। आप अगर अपनी बुक के पेज नंबर 381 पर देखें तो वहाँ पर हिटलर के हवाले से पूरा एक आर्टिकल मौजूद है। माई बैटल, मैन कैम्प का मतलब है माई बैटल, वेयर एन ही एक्सप्लेन हिज प्लान्स एंड आइडियाज टू मेक जर्मनी स्ट्रॉन्ग इफ ही केम टू पावर। आफ्टर हिज रिलीज ही फाउंड दैट हिज पार्टी एंड नॉट मेड मच प्रोग्रेस ड्यू टू शॉर्ट स्पेल ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। अच्छा, अब हुआ क्या कि नाज़ी पार्टी जो है वो बढ़ती गई है, जर्मनी ऊपर आता गया है। जर्मनी एक वक्त था कि जर्मनी ने जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस की फ़ौजों को शिकस्त दे दी। ये दूसरी जंग अज़ीम की बात हो रही है जो शुरू हुई है 1939 से 1945 तक। दूसरी जंग अज़ीम में अपोनेंट्स कौन से थे, मुख्तलिफ जो डिफरेंट पार्टीज़ कौन सी थीं। एक पार्टी जो थी वो थी अलाइड फोर्सेस की, मसलन इसमें अमेरिका, बरतानिया, रशिया, फ्रांस और इटली थे। दूसरी फोर्स में क्या था, उसमें भी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जापान था। अब जापान ज़ाहिरी बात है जर्मनी के साथ था। जापान, चाइना, यानी जो ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया के जो मालिक हैं जैसे जापान है और चाइना है, इनके क्लैश चल रहे थे बरतानिया से। अब ज़ाहिरी बात है जापान भी आग में कूद पड़ा दूसरी जंग अज़ीम में। तो एक वक्त था कि जापान और जर्मनी ने मिलकर बरतानिया और फ्रांस और इटली के फ़ौजों को शिकस्त दे दी थी। यानी इसके करीब था कि बरतानिया और फ्रांस की फ़ौजें शिकस्त खा जाती कि अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए। एक बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया, दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। तो इसके 2 शहर जापान के तबाह कर दिया गया, हिरोशिमा और नागासाकी। आज भी वहाँ पर असरात उनके देखे जा सकते हैं। ये दूसरी जंग अज़ीम में हुआ जो कि 1945 में ख़त्म हो गई। अच्छा, इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी नाज़ी जर्मनियों की? ही बैंड द ट्रेड यूनियंस एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री एंड लेबर। उन्होंने इंडस्ट्री और लेबर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। जर्मन इकॉनमी मेड रैपिड रिकवरी पार्टिकुलरली आफ्टर हिटलर्स डिसीजन टू री अर्न जर्मनी। दरअसल जर्मनी जो जंग अज़ीम अव्वल से पहले ताकत और इक़्तिदार में था, एडोल्फ हिटलर चाहता था कि वो बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसे जो पहले था। दिस आर्मामेंट conference in 1933 failed to satisfy the German demand. German had demanded that the other powers should disarm as per the permission given to her at the time of the signing of the Treaty of Versailles. हिटलर शुरू से ही वर्सलीज़ के माहदे के ख़िलाफ़ था। वो कहता था कि जर्मनी को अपने हथियार नहीं डालने चाहिए थे। इस तरह दूसरी जंग अज़ीम हुई है। दूसरी जंग अज़ीम में भी जर्मनी
जापान और ऑस्ट्रिया हार गए हैं। दूसरी जंग अज़ीम के एंड में भी ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जीत गए। इस तरह जो है दूसरी जंग अज़ीम के बाद दो ग्रुप बन गए। दूसरी जंग अज़ीम के बाद तीसरी जंग अज़ीम चूँकि अब तक नहीं हुई है, इसलिए अब तक सर्द जंग चलती आ रही है, जिसको कोल्ड वार कहते हैं। इस कोल्ड वार के इरा में दो ग्रुप बन गए हैं, दो ब्लॉक बन गए हैं। ये दरअसल दो ब्लॉक दो मालिक के हवाले से थे। एक रशिया के साथ था, जो रशिया के साथ था वो रशियन ब्लॉक कहलाता है। जो अमेरिकन के साथ था वो दो अमेरिकन ब्लॉक कहलाता है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे जर्मनी, जैसे इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों कभी एक ब्लॉक के साथ होते हैं तो कभी दूसरे ब्लॉक के साथ, क्योंकि इन्होंने अपनी इंटरनेशनल मार्केट्स, आलमी मंडियों को देखना होता है कि जहाँ इनकी चीज़ें ज़्यादा फ़रोख्त हो रही हैं, जहाँ इनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वो दोनों ब्लॉक के साथ हो सकते हैं। इसलिए फ्रांस, बरतानिया और इटली ने कभी और जर्मनी ने कभी यूरोप का कभी रूस का साथ दिया तो कभी इसने अमेरिका का साथ दिया। 1990 के बाद जो रूस है वो टुकड़े टुकड़े हो गया। यूएसएसआर है वो ख़त्म हो गया और सिर्फ रशिया बाकी रह गया। 1990 के बाद सिर्फ एक ही ताकत हम उभरते हुए देखते हैं, वो है दी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस हवाले से दो ब्लॉक बने थे 1945 दूसरी जंग अज़ीम के बाद। ब्लॉक ए था वो रशिया के साथ थे, रशिया के सपोर्टर थे। ब्लॉक बी था वो अमेरिका के साथ थे, अमेरिका के सपोर्टर थे। और कोल्ड वार शुरू होगी पूरी दुनिया में, जिसको सर्द जंग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये वो ऐसी जंग है जो हथियारों की बजाय टेक्नोलॉजी और मईशत, इकॉनमी के बेस पर लड़ी जाती है। इसको कोल्ड वार कहते हैं, ठीक है। इस तरह दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थे, अमेरिका के जितने भी कंट्रीज़ थे, उनमें मईशत, इकॉनमी दोबारा ऊपर कर आई। आज हम देखते हैं कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन और इसके साथ साथ हंगरी, इनकी मईशत बहुत ज़्यादा है। इनकी वजह यह है कि जंग के बाद इन्होंने अपने आप को बहुत उभारा है, बहुत सारी पॉलिसियाँ बनाई हैं। इस वक्त दुनिया में दो किस्म के निज़ाम हैं जो वेस्टर्न कल्चर में पाए जाते हैं। रशिया में जो निज़ाम है वो है कम्युनिज़म यानी इस्तेमालियत, इश्तराकियत। ये कार्ल मार्क्स ने निज़ाम दिया था। तो इसका मतलब यह है कि तमाम प्रॉपर्टी की मलकियत गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट जो कोई भी ज़ाती जायदाद नहीं बना सकता। तो ये कैपिटलिज़म यानी इश्तराकियत, ये दरअसल इसके आगे फिर ये यानी सोशलिज़म की आगे एक शाख है कैपिटलिज़म यानी इश्तराकियत। और अमेरिका में जो निज़ाम है वो उस निज़ाम का नाम है कैपिटलिज़म। तो दरअसल अब आने वाले दौर में ये दो निज़ामों की जंग है और ये जंग होती रही है 1945 से लेकर अब तक और आगे भी होगी। ये जंग है कैपिटलिज़म की और कम्युनिज़म की यानी सोशलिज़म की। द वार बिटवीन सोशलिज़म एंड कैपिटलिज़म जो निज़ाम है यानी डेमोक्रेटिक कैपिटलिज़म निज़ाम है, ये निज़ाम है अमेरिका में, और सोशलिज़म यानी कम्युनिज़म निज़ाम है रूस में। अब यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी है, जैसे इटली है, जैसे ऑस्ट्रिया है, ये कम्युनिज़म यानी सोशलिज़म को फॉलो करते हैं और फ्रांस और ब्रिटेन वाले ये कैपिटलिज़म को फॉलो करते हैं। तो अब हालात तब्दील होते जा रहे हैं। आलमी मंडियां तेज़ी से अपनी साख खो रही हैं। कुछ आलमी मंडियां ऊपर आ रही हैं, कुछ आलमी मंडियां नीचे जा रही हैं। चाइना जो है, जो ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, चाइना और जापान, इनकी आलमी मंडियां ऊपर आ रही हैं। कैपिटलिज़म 1990 के बाद रूस तो तकरीबन ख़त्म हो गया था। सोशलिज़म और कम्युनिज़म एक हवाले से ये निज़ाम नाकाम हो गए थे। तो कैपिटलिज़म जो कि अमेरिका में जो निज़ाम है वही ज़्यादातर ऊपर आ रहा है। लेकिन इस वक्त ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, जो मशरक़ी एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, जापान और चाइना, उनको शिकस्त देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यही था, द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप बिटवीन वार एंड आफ्टर द वार। ठीक है, तो इसमें हमने दो निज़ाम भी डिस्कस कर लिए, फैशिज़म एंड इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एंड नाज़ीज़म। तो नाज़ीज़म एक निज़ाम था, कुछ जर्मनी में एक पार्टी थी जो कि जर्मनी में अडोल्फ हिटलर ने शुरू की थी। ठीक है, इसके हवाले से आपकी बुक में भी ये मटेरियल मौजूद है, नेट पर सर्च करें और उसके हवाले से एक असाइनमेंट बनाएं, यूरोप बिटवीन वार्स।